नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के विषय में चर्चा करेंगे। यानी कि आज का जो विषय है, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वह वेब टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। यानी इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स पर हम आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसका क्या यूज है और उसका क्या काम है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर टर्म्स दिए हुए हैं, इन पर हमको आज चर्चा करना है। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में HTML द्वारा एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम हमने तैयार किया था, यानी एक पहला प्रोग्राम तैयार किया था जो काफ़ी आसान था, बेसिक सा था। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से उपलब्ध हो सके। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 के वीडियो डाल दिए हैं, लिंक कर रखे, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं उन शब्दावलियों की तरफ, उन टर्म्स की तरफ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं वेब डिजाइनिंग विथ HTML पार्ट 2, जो हमारा टाइटल है। इस वीडियो का जो टाइटल है HTML वेब डिजाइनिंग विथ HTML पार्ट 2 है दोस्तों। ठीक है, पार्ट 1 में जैसे कि हमने चर्चा किया था कि कैसे हम HTML की मदद से एक प्रोग्राम को तैयार करेंगे। वो बहुत ही आसान सा प्रोग्राम था, इसमें हमने माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम करके बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ डिफिनीशंस पर, कुछ टर्म्स पर जो वेब टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से लिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे जो पहला पॉइंट है, यानी कि जो सबसे पहला टर्म है वो नेटवर्क। नेटवर्क के विषय में हम जानेंगे नेटवर्क क्या है। दोस्तों, इसमें आता है सबसे पहले लैन। ठीक है, अब लैन पर चर्चा करेंगे, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है एक छोटे मोटे जोग्राफिकल एरिया के लिए होता है, जैसे कि ऑफिस हुआ, फैक्ट्री हुआ, सोसाइटी हुआ। यानी कि ये कंप्यूटर नेटवर्क है दोस्तों। बहुत सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क हम तैयार करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो वही कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, यह लिखा हुआ है कि लोकल एरिया नेटवर्क इज ए प्राइवेटली ओन्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स विद इन ए स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। एक छोटे से जोग्राफिकल एरियाज़ के लिए होता है, जैसे कि ऑफिस हुआ, फैक्ट्री हुआ, स्मॉल सोसाइटीज़ हुआ, इस प्रकार की चीज़। उसके बाद आता है मैन के विषय में हम जानेंगे। मैन क्या है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, यह थोड़ा लैन से बड़ा होता है। ठीक है, और ये कहे कि हम पूरे शहर को यह कवर करता है, एक पूरे शहर को यह एक सिटी को यह कवर करता है। जैसे कि एक एग्जांपल इसका हो गया केबल टेलीविज़न नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि डिश टीवी जैसे होता है, पहले का जो होता था टेलीविज़न केबल के विषय में जो होता था कि डिश एंटीना के विषय में, उसी के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, आगे क्या देखना, वैन। ठीक है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। ठीक है, जैसे कि बहुत बड़े कारपोरेट नेटवर्क। ठीक है, बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं जिनके ब्रांच बहुत सारे शहरों में होता है, तो एक बड़ी कंपनियों में, या मिलिट्री नेटवर्क जो हुआ, फिर बैंकिंग नेटवर्क हुआ, रेलवे नेटवर्क हुआ, एयरलाइन रिजर्वेशन नेटवर्क हुआ, तो इस प्रकार के चीज़ में वैन का इस्तेमाल होता है। जैसे रेलवे के बहुत सारे रेलवे स्टेशंस हैं, तो एक पूरा नेटवर्क हुआ, रेलवे का एक नेटवर्क हुआ, तो उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हुए वो जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ए वैन इज ए होली ओन्ड एंड यूज बाई सिंगल कंपनी। इसको एक सिंगल कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। यानी कि एक रेलवे है तो रेलवे का अपना एक वैन होता है, बैंकिंग का अपना एक वैन होता है। ठीक है, सिंगल कंपनी का मतलब इंटरप्राइजेस। ठीक है, इंटरप्राइज नेटवर्क के रूप में भी इसको कहते हैं हम दोस्तों। तो अब आते हैं इंटरनेट के विषय में पढ़ते हैं, इंटरनेट क्या है। जब पूरे नेटवर्क को हम ग्लोबली कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ, एक ग्लोबल सर्वर के
द्वारा, तो उसको हम इंटरनेट कहेंगे दोस्तों, उसको हम इंटरनेट कहेंगे। आप इंटरनेट समझ गए। अब इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसको समझेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या काम है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि जो डेटा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजते हैं इंटरनेट के द्वारा, वो डेटा वहाँ पहुँचा कि नहीं। ठीक है, उस डेटा को भली भांति पहुँचाने का काम इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों आईपी एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से ही जुड़ा हुआ है आईपी एड्रेस, यानी कि जितने भी कंप्यूटर इंटरनेट से चल रहे हैं, ठीक है, यानी जितने भी कंप्यूटर हैं, होस्ट है, इंटरनेट पर हैं, यानी इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, तो उनका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं, और वह कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट पर हैं, उनका एक आईडी यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे उस कंप्यूटर पर पहुंचा जा सके दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों टीसीपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका क्या काम है, इसका भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है। यह इंटरनेट को रिलायबल बनाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जब हम इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, यदि डेटा जब हमारे स्क्रीन पर आता है तो डुप्लीकेट ना हो, यानी वो डेटा जो है दोबारा दो बार ना आए, तो इसका वह ख्याल रखता है। ठीक है, इट सेंड डेटा व्हेन ए डेटाग्राम इज लॉस्ट। ठीक है, यदि डेटाग्राम लॉस्ट भी हो जाए तो यह फिर से डेटा को सेंड करता है हमारे पास। इसके 4 मुख्य पहलू हैं, टीसीपी के 4 मुख्य पहलू हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एरर कंट्रोल, यह एरर को कंट्रोल करता है, लॉस को कंट्रोल करता है, सीक्वेंस को कंट्रोल करता है और डुप्लीकेशन को कंट्रोल करता है दोस्तों। यानी कि यह कोशिश करता है कि इंटरनेट सेवा के दौरान किसी प्रकार का एरर आपके सामने ना आए। जब आप डेटा को हैंडल कर रहे हैं, यानी कि आप जब आप किसी डेटा को पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, किसी डेटा को आपको प्राप्त करना है, तो उस डेटा में किसी प्रकार का एरर ना आए, उसमें कोई लॉस ना हो, उसका सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसकी डुप्लीकेशन ना हो, इस पर वह कंट्रोल करता है टीसीपी। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोला जाता है। अब हम इंट्रानेट को जानेंगे। सबसे पहले हम इंटरनेट को समझें। इंटरनेट जो होता है ग्लोबल होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इंट्रानेट को प्रत्येक व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रानेट को एक छोटा सा इंटरनेट्स बोला जाता है। दे यूज सेम नेटवर्क फैसिलिटी, वह सेम नेटवर्क फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जो इंटरनेट जिस नेटवर्क फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट भी उसी नेटवर्क फैसिलिटी का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक्सेस जो होता है वह लिमिटेड स्फीयर में होता है, यानी कि कुछ ही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि यदि किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है, यदि एक ब्रांच है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में यदि इंट्रानेट लगा हुआ है, तो उसमें उस बिल्डिंग के जो कर्मचारी हैं, उस बिल्डिंग के जो स्टाफ हैं, वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, इंट्रानेट का एक फ़ायदा ये भी है कि यह किसी प्रकार के हैकिंग या फिर वायरस के थ्रेट से बचा रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब एक्स्ट्रा नेट के विषय में जानेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नेट क्या है। ठीक है, बहुत सारे इंट्रानेट्स को जब कनेक्ट कर दिया जाएगा तो वो एक्स्ट्रा नेट कहलाएगा दोस्तों। जैसे कि एन एक्स्ट्रा नेट इज नेटवर्क दैट कनेक्ट्स ए नंबर ऑफ इंट्रानेट्स इनटू ए ट्रूली मिनी इंटरनेट। ठीक है, ये भी एक इंटरनेट ही होता है। एक्सेस इज एक्सटेंडेड टू ऑल द इंट्रानेट्स कनेक्टेड थ्रू द एक्स्ट्रानेट। ठीक है, अब इसका एक्सेस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि आप एक बिल्डिंग की बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं और इंट्रानेट से जुड़ा हुआ है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हो जाएंगे जिसमें इंट्रानेट लगा हुआ है, वो आपस में कनेक्ट हैं, तो उसका एक्सेस भी एक्सटेंड कर जाएगा, यानी कि
यदि एक कंपनी का ब्रांच मुंबई में है, एक कंपनी का ब्रांच दिल्ली में है, एक कंपनी का ब्रांच, यानी कि एक ही कंपनी के ब्रांच बहुत सारे जगहों पर है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा नेट काम करेगा दोस्तों। यानी एक्स्ट्रा नेट के माध्यम से उस कंपनी के जितने भी ब्रांच हैं और उस ब्रांच के जितने भी स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, वह एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिकली कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं आप कि इंटरनेट के ही द्वारा, ठीक है, इंटरनेट में जो होता है, जैसे इंटरनेट में क्या होता है, उसमें हर एक आदमी एक्सेस कर सकते हैं, हर एक आदमी इंटरनेट चला सकता है। हर एक आदमी, यदि हमको उस कंपनी के वेबसाइट्स को खोलने हैं तो कोई खोल सकता है। ठीक है, कोई भी पब्लिक खोल सकता है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड ऑथेंटिकेशन होता है कि आप किसी खास चीज़ को ही आप देख सकते हैं, प्रत्येक चीज़ को नहीं देख सकते हैं। यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से उस कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं, कौन कौन से एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई का नाम क्या है, उसका सैलरी कितना है, ये नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसको एक्स्ट्रानेट या इंट्रानेट के माध्यम से देखा जा सकता है, यानी कि उस कंपनी के कर्मचारी, स्टाफ ही देख सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग में जाते हैं तो बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में जो इंटरनेट का जब इस्तेमाल आप कीजिएगा तो इंटरनेट में आप क्या देखिएगा, अपने आपके अकाउंट्स में कितना बैलेंस है, या फिर आपके डेटा में कौन कौन से चीज़ हैं वो देख सकते हैं। बाकी अगर चाहेंगे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का अकाउंट्स के विषय में नहीं आप देख सकते हैं। लेकिन बैंक का स्टाफ जो होता है, जब आप ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ आप वहाँ पर जो कर्मचारी होता है वह एक्सेस कर सकता है, बता सकता है कि आपके अकाउंट में या फिर दूसरे के अकाउंट में कितने पैसे हैं। यानी कि वह होता है एक्स्ट्रा नेट। बैंकिंग में जो इस्तेमाल होता है, जो नेटवर्क सिस्टम इस्तेमाल होता है, वह एक्स्ट्रा नेट होता है। ठीक है, जैसे कि इंडियन रेलवे हुआ, बैंकिंग सिस्टम में एक्स्ट्रा नेट का इस्तेमाल होता है। अब हम समझेंगे दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, यानी कि डोमेन नेम जो होता है एक सिंगल कॉमन नेम होता है जो एक ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर को रेफर्स करता है। ठीक है, माने कंप्यूटर का एक समूह होता है, उसको एक यह रेफर्स करता है, या फिर नेटवर्क कह सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। ठीक है, इट इज़ डिसाइडेड ऑन द फिजिकल लोकेशन ऑफ वेब सर्वर। वेब सर्वर के फिजिकल लोकेशन पर यह डिसाइड होता है कि आपका डोमेन नेम क्या होना चाहिए। ठीक है, जहाँ डोमेन नेम रजिस्टर्ड है। कुछ जेनेरिक डोमेन नेम इस प्रकार के हैं, जैसे कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम का इस्तेमाल होता है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एजू का इस्तेमाल होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोव का इस्तेमाल होता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG का इस्तेमाल होता है। जब आप वेबसाइट देखिएगा, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है क्या लिखा रहता है, www.abc.com। तो .com लिखा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। यदि abc.edu.in लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए कि वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यदि www.abc.in लिखा रहेगा तो समझ जाइए कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यदि www.abc.org लिखा रहा है तो समझिए कि कोई वह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यह कहे कि जो डोमेन होता है वह एक आईपी एड्रेस को भी संदर्भित करता है। इससे हम आईपी एड्रेस को भी समझ सकते हैं कि उस एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस हुआ, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस हुआ, कॉम एजू ORG, यानी कि डोमेन जो होता है एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस हुआ। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस तो होता ही होता है, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का जो आईपी एड्रेस होता है वो एक्चुअली डोमेन नेम होता है। ठीक है, तो इसी के विषय में डोमेन नेम सिस्टम को हम जान गए कि डोमेन नेम सिस्टम क्या कहलाता है। अब भली भांति समझ चुके होंगे इसको। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www, यानी कि यदि हम अभी हमने चर्चा किया है कि जब वेबसाइट के एड्रेस को हम जब देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, www.abc.com या .org। तो उसमें जो www होता है उसको वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। यह बहुत ही
कॉमनली इस्तेमाल होने वाला सर्विस है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि www जो है इंटरनेट नेविगेशन टूल है, जिसके मदद से हम इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं और उसको रिट्राइव करते हैं www पेज पर, ठीक है। www पेज पर हम इसको उस इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को या तो प्राप्त करते हैं या फिर उसको रिट्राइव करते हैं। इसको आप भली बात ही समझ, आप अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं, बहुत ही काफ़ी अच्छा टर्म्स है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। यह इंटरनेट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। HTTP इज़ द प्रोटोकॉल दैट वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है, ओवर इंटरनेट, ठीक है। HTTP एक प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। मान ली इंटरनेट के द्वारा ही तो कम्युनिकेट होगा, तो जब वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उसको कौन चीज़ कंट्रोल करेगा, वो किसके द्वारा होगा, तो वो होगा HTTP के द्वारा होगा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा होगा। यानी कि यह क्या करता है, HTTP जो होता है वेब को वर्किंग मोड में लाता है, ठीक है। वेब को वर्किंग मोड में लाने के लिए HTTP का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। यानी कि जब हमारे कंप्यूटर इंटरनेट पर होगा, यदि हम किसी वेबसाइट को खोलना चाहें तो इस वेबसाइट को जब हम URL पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर हम उसका नाम देते हैं, एड्रेस बार पर जब हम वेबसाइट को टाइप करते हैं तो यानी क्या हुआ, हम रिक्वेस्ट भेजें, रिक्वेस्ट गया वहाँ सर्वर में, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आया, यानी कि वेब पेज के रूप में हमारे वेब ब्राउज़र पर वह खुल गया, हमारे स्क्रीन पर वो आ गया, यानी कि रिस्पॉन्स आ गया उसका। तो हमारे रिक्वेस्ट को वहाँ भेजना और हमारे वहाँ से रिस्पॉन्स को यहाँ तक आना, ये काम किसने किया, यह काम किया है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ने किया है। यानी इसके विषय में ग्राफिकली हम समझेंगे, आगे समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, हम बताएंगे फिगर के माध्यम से। और वेब ब्राउज़र के विषय में भी जानेंगे आगे, वेब ब्राउज़र क्या होता है। अब हम काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है HTTP 404 एरर मैसेज, जो काफ़ी आप परिचय होंगे इस चीज़ से, आपका परिचय इस चीज़ से काफ़ी होगा। यानी जब आप मोबाइल या नेट चलाते हैं तो कभी कभी एक ऐसा मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है 404 एरर, ठीक है, यानी कि HTTP 404 एरर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है आज हम समझेंगे दोस्तों। यदि मैंने वेबसाइट पर गूगल सर्च के माध्यम से या फिर URL के माध्यम से कोई रिक्वेस्ट भेजा सर्वर के पास, यदि सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यानी कि उसका कोई जवाब नहीं है, यानी कि वो जो रिक्वेस्ट है उसका कोई कंटेंट उस सर्वर में नहीं है, तो वो सर्वर एक मैसेज भेजेगा रिस्पॉन्स के तौर पर, उसमें लिखा रहेगा HTTP यानी 404 एरर लिखा रहेगा, ठीक है, HTTP 404 एरर। तो 404 का मतलब यही होता है दोस्तों कि यह पेज प्राप्त नहीं हो रहा है, यह पेज उस सर्वर में नहीं है, जिस पेज को आप चाहते हैं अपने वेबसाइट पर, अपने ब्राउज़र पर, वह पेज उस सर्वर में नहीं है, उस ग्लोबल सर्वर में वो पेज नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है यह इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, ठीक है। यह एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसके इस्तेमाल से हम फाइल का एक्सचेंज होता है। इट इज़ यूज टू एक्सचेंज फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट पर से जुड़े हुए हैं तो फाइल के एक्सचेंज में, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर जो फाइल भेजता है या फिर उस कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पर जो फाइल मंगवाया जाता है, तो उस फाइल का जो एक्सचेंजिंग होता है
उसको कौन कंट्रोल करता है? FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है। यह चीज़ किसके द्वारा होता है? तो FTP के द्वारा होता है। ठीक है, FTP जो है TCP/IP प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल करता है फाइल को एक्सचेंज करवाने के लिए। अब हम समझेंगे दोस्तों टेलनेट के विषय में। टेलनेट क्या है? इसको हम टर्मिनल नेटवर्क भी कह सकते हैं। और टेलनेट जो है TCP/IP एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल, यानी कि टेलनेट इज बोथ है TCP/IP एप्लीकेशन एंड ए प्रोटोकॉल। यह TCP/IP एप्लीकेशन है, एक प्रोटोकॉल भी है फॉर कनेक्टिंग ए लोकल कंप्यूटर टू ए रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, एक लोकल कंप्यूटर को जब हम रिमोट कहीं दूर रखा हुआ कंप्यूटर के साथ जोड़ना होता है, ठीक है, कहीं दूर रखा हुआ कंप्यूटर से जोड़ना होता है, तो हम टेलनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेलनेट का इस्तेमाल करते हैं। यह एक वायरलेस एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके हम एक लोकल कंप्यूटर को एक रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। यह इस्तेमाल करता है, इसको TCP/IP एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल दोनों का इस्तेमाल करता है यह, यानी कि दोनों का इस्तेमाल करके यह लोकल कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। अब हम समझेंगे सर्च इंजन के विषय में। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक वेब पेज है जिसके माध्यम से हम एक प्रोग्राम भी कर सकते हैं, वेब पेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट आज का पॉपुलर सर्च इंजन है वो क्या है? गूगल है। ठीक है, तो गूगल पर हम क्या करते हैं? गूगल पर हम सर्च करते हैं, किसी भी कोई भी वर्ड लिखते हैं, उसका सर्च करते हैं, उसके विषय में हमको उसका जुड़े वेबसाइट हमको मिल जाता है। ठीक है, जब हम सर्च करते हैं तो एक्चुअली उसके जुड़े हुए वेबसाइट्स हमारे सामने आते हैं, हमारे सर्च लिस्ट में उसके जुड़े हुए वेबसाइट आते हैं। तो गूगल के अलावा भी MSN था एक ज़माने में, और भी सर्च इंजन है, लेकिन गूगल आज की डेट में सबसे पॉपुलर है और वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है गूगल, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम समझेंगे दोस्तों वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र क्या है? जैसे कि हमने पहले चर्चा किया वेब ब्राउज़र का, अब वेब ब्राउज़र के विषय में हम समझेंगे वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह अलाउ करता है, वेब पेज को डिस्प्ले करता है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, और वेब को यह नेविगेट करता है, यानी कि वेब ब्राउज़र की मदद से हम क्या करते हैं दोस्तों, जो वेब पेजेस हैं, वेब सर्वर पर जो वेब पेजेस हैं उनको हम एक्सेस करते हैं अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर। यदि अपने लैपटॉप और कंप्यूटर यानी जो इंटरनेट से कनेक्ट है उस पर हम वेब पेज को देखना चाहें तो उसके लिए एक एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल्ड होना चाहिए। उस एप्लीकेशन को कहते हैं हम वेब ब्राउज़र। ठीक है, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र आज की डेट में जो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि गूगल क्रोम हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, ओपेरा हुआ। ठीक है, तो गूगल क्रोम का भी इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया जाता है, ओपेरा का इस्तेमाल किया जाता है, मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल हम करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ओपेरा जैसे हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, ओपेरा का इस्तेमाल मोबाइल वगैरह में भी किया जाता है। गूगल क्रोम का भी इस्तेमाल मोबाइल में होता है, लैपटॉप, डेस्कटॉप सभी में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के वेब ब्राउज़र हैं जिसका इस्तेमाल करके हम वेब पेज को एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों ये जो टर्म्स हैं, वेब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो टर्म्स हैं, शब्दावली हैं, जिसको आपने अभी अभी समझा है, देखा है, सुना है, इसका इस्तेमाल होता है इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, तो इसको जानना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आगे के पढ़ाई के लिए, आगे के ट्यूटोरियल के लिए, HTML के ट्यूटोरियल के लिए। इसीलिए मैंने पार्ट 2 में पहले भी बताया था कि पार्ट 2 में मैं इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा, इसके टर्म्स, इसके शब्दों के विषय में विस्तृत जानकारी दूंगा। पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे फिर से HTML के प्रैक्टिकल पर हम लोग चलेंगे कि कैसे हम आगे का जो प्रोजेक्ट है HTML का उसको कैसे बनाते हैं, इस पर हम लोग पार्ट 3 में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि एक्चुअली वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर आपस में कैसे काम करते हैं फिगर के माध्यम से दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, इस फिगर को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इसमें
इसमें जो चीज़ दिया हुआ है आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो है इंटरनेट है, TCP/IP प्रोटोकॉल के मदद से यह काम कर रहा है। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इंटरनेट का यहाँ पर बना हुआ है। इंटरनेट पर जो सर्वर है और ये जो वेब ब्राउज़र है और ये वेब सर्वर है, ये कनेक्ट है। यानी कि वेब ब्राउज़र, इसको क्लाइंट भी कहा जा सकता है, होस्ट भी कहा जा सकता है। इसने HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजा, वेब सर्वर में रिक्वेस्ट गया, फिर वेब सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट के रूप रिज़ल्ट में रिस्पॉन्स यहाँ पर भेज दिया। यानी कि जिस चीज़ का हमने रिक्वेस्ट भेजा है उस चीज़ का वेब पेज हमारे ब्राउज़र की मदद से इस अब हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आ गया दोस्तों। तो इस रिक्वेस्ट को या रिस्पॉन्स को कौन हैंडल कर रहा है? HTTP हैंडल कर रहा है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको हैंडल कर रहा है। यानी कि यह इंटरनेट पर है, दोनों इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हमारे जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो इस इंटरनेट को कौन हैंडल कर रहा है? इस प्रकार के जो डेटा का जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक दूसरे से, इसमें क्या क्या चीज़ काम कर रहा है? तो इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल है, FTP प्रोटोकॉल है, FTP प्रोटोकॉल भी यहाँ पर काम कर रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी यहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो फिगर है आपको समझ में आ गया होगा, जो डिफिनीसन हमने चर्चा किया है वो भी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक्स कीजिएगा और साथ में कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी विशेष रूप से फ़ायदा हो सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो के साथ, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।